नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हाइब्रिड फंड में जमकर निवेश आ रहा है। जुलाई में हाइब्रिड फंड का AUM 10 लाख करोड़ के पार चला गया है, जिसमें मल्टी एसेट फंड, बैलेंस फंड में सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो वहीं वॉलेटिलिटी के बीच आर्बिट्राज फंड भी लोगों की पसंद बने हैं। तो क्या अनिश्चित बाजार में निवेशकों को डाइवर्सिफाइड फंड ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और अब आगे इन फंड में क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी, इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। आज हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं ICICI Pru AMC से चिंतन हरिया हैं और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के विकास पुरी हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस शो में शामिल होने के लिए। बहुत जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड देख रहे हैं, वो वॉलेटिलिटी में भी इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। चिंतन, जिस तरीके से हमने देखा हाइब्रिड फंड में जो निवेश है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाजार में पिछले कई महीनों से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, या फिर निवेशकों की जो प्रेफरेंस है टुवर्ड्स इक्विटी एंड डेट के बैलेंस्ड टाइप के फंड्स में, उस वजह से ये बढ़ रही है रुचि? शुक्रिया स्वाति। अगर हम देखें पिछले 7-8 सालों से, तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उसके भीतर हमने देखा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स में तो था इंटरेस्ट। और पिछले 8-10 सालों से अगर हम देखें तो जो दो कैटेगरीज है, एक तो बैलेंस एडवांटेज फंड और 2018 के बाद जो मल्टी एसेट कैटेगरी लाई गई, इनके द्वारा अगर हम देखें तो निवेशकों को एक बहुत ही बेहतरीन दो अपॉर्चुनिटीज मिली, जहां पर वो इक्विटी, डेट, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन सब में उनको निवेश का मौका मिले। तो अगर हम देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड, ये जो दो कैटेगरीज है, ये काफी प्रचलित होने के कारण पिछले 2-3 सालों से और कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि इनमें जो AUM है काफी बढ़ रहा है। और ये अगर हम, आपने जैसे कि कहा कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है इक्विटी, डेट की तरफ, लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ ही बढ़ रहा है और सभी प्रोडक्ट्स में बढ़ रहा है। उसके भीतर क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग कंजर्वेटिव होते हैं, तो उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा फंड एक अच्छा तरीका है शुरुआत करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो काफी ग्रो हो रही है। बिल्कुल, और जो आंकड़े हैं वो भी यही बताते हैं, जैसा चिंतन ने हाईलाइट किया। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को ही देख लें, ओवर 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जुलाई में हमने आते देखा। जून में ये इन्वेस्टमेंट 3200 करोड़ का था। एक बार फिर से उस आंकड़ों को दिखाते हैं, आपके सामने है। बैलेंस एडवांटेज फंड में जून के 1886 करोड़ के मुकाबले 2611 करोड़ आए। आर्बिट्राज में हालांकि जो निवेश है वो आधा हुआ, 1500 साढ़े 1500 करोड़ हजार का निवेश यहाँ पर हमने आता हुआ देखा था जून में। वो घटकर लगभग 7300 करोड़ रुपए का निवेश आर्बिट्राज फंड में आया है। वहीं उसके आगे अगर बैलेंस हाइब्रिड फंड में देखें, यहां पर अब तक का सर्वाधिक 2364 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जुलाई में देखा। इक्विटी सेविंग्स में भी लगभग 2100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने आते हुए देखा है। तो विकास, ऐसे में जो हाइब्रिड फंड में जो निवेश का बढ़ता ट्रेंड है, कैसे समझे? हाइब्रिड फंड की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से अभी बाजार की इस वॉलेटिलिटी में जो हम थोड़ी उथल पुथल देख रहे हैं, उसके चलते इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? धन्यवाद स्वाति, अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए स्वाति, अगर आप एक बेसिक अगर हम प्रीमाइस देखें तो क्या होता है कि इक्विटी फंड्स है, आपके डेट फंड्स हैं, और उसके बीच का जो समीकरण बिठाते हैं वो बैलेंस्ड फंड है। नाउ आइडिया क्या था बैलेंस्ड फंड्स लाने का फंड हाउसेस के द्वारा, कि एक अपसाइड दी जाए विच इज बेटर देन डेट फंड, लेकिन प्रोटेक्शन भी दी जाए विच इज लाइक अगर इक्विटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो तो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी उसको मिले। एंड यही उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था, अ डिसेंट रिटर्न विद अ डिसेंट प्रोटेक्शन। और वो ये अगर आप पिछले आप देख लीजिए सितंबर के बाद जिस हिसाब से मार्केट ने अपना मूवमेंट दिखाया है, बाजार लगभग किसी दिशा में नहीं जाता वो दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर द वॉलेटिलिटी। और इतनी हाई वॉलेटिलिटी होने के बाद जब आप देखें इक्विटी फंड्स का पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो लगभग बहुत कम या रेयर ऐसे इक्विटी फंड्स होंगे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया या डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर पॉजिटिव भी होगा तो वो मतलब 1-2% या 5% की रेंज के अंदर अंदर ही दिया है। हाउएवर अगर आप यहाँ पे अगर हाइब्रिड फंड्स की आज हम बात करें तो मल्टी एसेट फंड की अगर हम बात कर लें या हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स की बात कर लें, तो मल्टी एसेट फंड ने तो डबल डिजिट रिटर्न दिया काफी सारे फंड हाउसेज ने। और सिमिलरली अगर आप बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो वो दे आर ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें जनरली अगर इन्वेस्टर्स का मूड देखें तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि पैसा लगाया जाए या मार्केट से आप दूर रहें, क्योंकि
आपको देखेंगे कोई एक वीक ऐसा होता है जब मार्केट लगातार 3-4 दिन नीचे जाती है, फिर अचानक से 2-3 दिन की रिकवरी आती है। तो एक डायरेक्शन नहीं जब बाज़ार पकड़ता है तो लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। एंड यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो रुझान है इन्वेस्टर्स का, वो हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाना शुरू हुआ। और स्पेशली अगर मैं मल्टी एसेट फंड की बात करूँ स्वाति, तो उसमें आप जैसे ट्रू टू द लेबल जो फंड हाउसेज़ हैं, जैसे जो मल्टी एसेट फंड लेके आते हैं, जैसे आईसीआईसीआई का हो गया या व्हाइट ओक हो गया या दूसरे भी फंड हाउसेज़ का है, जिन्होंने सिल्वर, गोल्ड, यूएस इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़, बॉन्ड्स इन सबका अगर बैलेंस बिठा के दिया है, एक्सेप्ट फॉर इंडियन इक्विटीज़ जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया। बाकी 3 एसेट क्लास अगर आप देखें, सिल्वर ने अपसाइड दिया, गोल्ड ने अपसाइड दिया, यूएस इक्विटीज़ ने अपसाइड दिया और टू सम एक्सटेंट डेट मार्केट ने भी एक अच्छा स्टेबिलिटी दिया पोर्टफोलियो में विद अ नॉमिनल रिटर्न। तो अगर आपके 3 एसेट जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। और शायद ये एक रीज़न है कि जब और अब आप टाइम करेक्शन भी बहुत लंबा हो गया मार्केट का, शायद लोगों की जो पेशेंस टूट रही है, इसलिए वो डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोज़र ना लेके इस रूट से अपने अपने आप को मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बिल्कुल। चिंतन, हम अगर मल्टी एसेट एलोकेशन इस स्पेस में ही देखें, जो आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड है, सबसे ज़्यादा एयूएम वाला, सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ वाला फंड है, अराउंड 63,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका जो एयूएम है, अराउंड 5 साल का 20% तक का रिटर्न भी हमने आते हुए देखा है। अभी जिस तरीके की कंडीशंस है बाजार में, गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, इक्विटी थोड़ी वॉलेटाइल, डेट या फिक्स्ड इनकम की बात करें, वहाँ पर ड्यू टू लो इंटरेस्ट के जो होप्स हैं अभी और भी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एलोकेशन का जो एक स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, जो आपने पिछले 5 साल की बात कही वहाँ पर तो इक्विटी ने बहुत ही एक अच्छा साथ दिया है, गोल्ड ने भी अच्छा साथ दिया है। आगे जाकर समीकरण थोड़ा बदल जाता है क्योंकि मार्केट्स थोड़े महँगे हैं। पर हैविंग सेड दैट लोगों का निवेश अगर इसमें बना रहे, तो उनको जो भी ग्रोथ है, पिछले 4-5 सालों में ग्रोथ देखी गई, आगे शायद ना देखी जाए। पर फिर भी भारत की जो प्रगति है, भारत की जो ग्रोथ है, उसके साथ जुड़े रहने के लिए मल्टी एसेट कैटेगरी एक अच्छा कैटेगरी। और भारत में एक अच्छी बात ये है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत बड़ा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स है, 650-700 स्टॉक्स है जो कवरेज में है। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे चुने जा सकते हैं जहाँ पर आज भी वैल्यूएशन ठीक-ठाक है और पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। और क्योंकि ओवरऑल मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, तो फंड का साइज़ जो 63,000 करोड़ आपने बताया, उसमें से करीबन 60% इक्विटी में होगा। तो वो भी एक पर्टिकुलर डिफिकल्ट डिसीजन नहीं है पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि भारत की जो टोटल साइज़ है, उसके मुकाबले अभी ये फंड साइजेस उतने बड़े नहीं रहे। तो फिर अगर हम देखें अगले 2, 3, 4 सालों में, तो पोर्टफोलियो का जो समीकरण है वो उसमें इक्विटी भी है, गोल्ड भी है। क्या पिछले अगले 12 महीने की हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पर अगले 3, 4, 5 सालों की बात करें तो एक अच्छा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को पोटेंशियली मिल सकता है पेशेंस के साथ। वॉलेटिलिटी ज़रूर बढ़ गई है और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो उसका सामना निवेशकों को करना पड़ेगा। और पिछले 4-5 सालों के रिटर्न देखकर जो निवेशक आए हैं, उनको थोड़ा अपना जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, वो कम कर इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। जब हम डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करते हैं इस बाजार में, विकास, तो एक कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा निवेश ले रही है, वो एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके जो तीनों मार्केट्स कैप हैं, मेन लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, तीनों का समावेश है। वहीं मल्टी एसेट में अलग अलग कैटेगरीज का समावेश है। तो जब हम मार्केट वॉलेटिलिटी में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं, तो निवेशक सवाल पूछते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करें या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करें। दोनों के जगह एक पोर्टफोलियो में क्या रह सकती है? आई थिंक स्वाति, दोनों का एक अलग जो है ना स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो इट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। सो वो कोर पोर्टफोलियो हिस्सा होना चाहिए। और जब हम मल्टी एसेट फंड की बात करते हैं तो इट शुड बी योर टैक्टिकल प्ले, या आप जिस तरीके से एक अदर देन योर पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, तो तब वो मल्टी एसेट फंड आपके जो पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और जैसा मैंने बोला कि पोर्टफोलियो को हल्की सी एक स्टेबिलिटी देने के लिए, या मान लीजिए कोई निवेशक है जो थोड़े कंफ्यूज्ड है कि मैं डायरेक्ट गोल्ड का एक्सपोजर लूं क्या, या डायरेक्ट मुझे सिल्वर में भी एक्सपोजर लेना है, या क्या मैं इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करूं क्या, तो ये एक अलग ही कैटेगरी है। मैं इस तरीके से बोलूंगा, इट इज ऑलराउंडर। जैसे एक मैच में ऑलराउंडर होता है, उस
तरह की ये जो है रोल निभाता है अपना मल्टी एसेट फंड। नाउ अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे, तो ये आपके पोर्टफोलियो का मे बी 5% 7% के आसपास की जो रेंज है वो उस एलोकेशन में फिट होता है। अगेन कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि फ्लेक्सी कैप जो है वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, मल्टी कैप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लार्ज कैप आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। बट अगेन हर एक निवेशक का अपना एक प्रोफाइल है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि कोई रिटायरमेंट की एज के आसपास आ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, और उनके लिए फिर ये कोर पोर्टफोलियो हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे भी थोड़ा हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे जो गोल हैं उनके साथ हम इसको लिंक करें। बिकॉज अगर कोई निवेशक है जो बहुत यंग है, लाइबिलिटीज नहीं है, बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उनके कोर पोर्टफोलियो में फिर आपके जो है डायरेक्ट इक्विटी जो फंड्स हैं वो ज्यादा उनके लिए सुटेबल रहेंगे। बट यहीं पे ही अगर कोई रिटायरमेंट एज की तरफ आते हैं या बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिनको डायरेक्टली इक्विटी फंड्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर मल्टी एसेट फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड उनके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू कि प्रोफाइल क्या है निवेशक की, उनका रिस्क एपिटाइट क्या है, उनके गोल्स किस तरीके के हैं, और आज की स्टेज में वो अपने गोल प्लानिंग को लेके किस स्टेज पे खड़े हैं, उसके हिसाब से ये दिशा तय करनी चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में एलोकेशन की डाइवर्सिफिकेशन मैं किस तरीके से करूं। बिल्कुल, तो ये रही बात मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड, आपके पोर्टफोलियो में क्या सही है। चिंतन, जो एक और जो कैटेगरी है वो अभी से नहीं काफी टाइम से लोगों का ध्यान आकर्षक कर रही है, वो है बैलेंस एडवांटेज फंड। इसको असल में पोर्ट्रे भी ऐसे किया गया है कि एक परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। आपको ज्यादा खुद दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके लिए आपका जो फंड है वो ये काम करेगा इस इक्विटी और डेट के बीच में तालमेल बिठाने का। अभी के बाजार में बैलेंस एडवांटेज फंड किस तरीके से काम कर रहे हैं? अब जब इक्विटी बाजार हम देख रहे हैं कि फिलहाल करेक्शन के मोड से गुजर रहा है, तो किस तरीके से फंड जो है वो एलोकेशन को मैनेज करने का काम करते हैं? ये जो कैटेगरी है चौथी बैलेंस एडवांटेज फंड, उसकी जो नींव रखी गई थी वो 2005 से 2008 के बीच में जो हमने मार्केट का बिहेवियर देखा इन्वेस्टर्स का उसके ऊपर थी। 2005-6 में मार्केट अच्छा कर रही थी, हमने 2005-6-7 में बहुत इन्फ्लोस देखे म्यूचुअल फंड में, और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त जो मंदी आई, जो 60% की गिरावट आई भारतीय बाजार में, उसमें निवेशकों ने अपना पैसा निकाला, देयर वाज रिडेम्पशंस, और उसके कारण निवेशक एक्चुअली प्रॉफिट जो था उसके बदले लॉस बुक करके मार्केट से चले गए। तो जब हमने ये देखा तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा एक प्रोडक्ट लाया जाए जहां पर निवेशक खुद ये डिसीजन ना लेकर हम ये डिसीजन ले कि निवेशकों का पैसा सस्ते बाजार में ज्यादा इक्विटी मार्केट्स में हो, और जैसे जैसे मार्केट महंगा होते जाए हम उसका इक्विटी लेवल कम करें। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका जो फंक्शनिंग होता है वो काफी सिंपल होता है कि जब मार्केट सस्ते हैं, जैसे कि मार्च 2020 में हमने देखा गया, तो बैलेंस एडवांटेज फंड अपने उच्चतम इक्विटी स्तर पर होंगे, जैसे कि 70-80% के आसपास जो हमारा फंड रहता है। और आज के बाजार में अगर मार्केट थोड़ा महंगा है तो वहां पर इक्विटी स्तर घटकर 40-45% के आसपास आ जाता है। तो इन्वेस्टर्स को बिना कुछ किए उनका जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और जैसे अगर आपने कहा कि मार्केट में करेक्शन आए या वॉलेटिलिटी आए, तो ये करेक्शन के दौर में बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी ऐड करते जाएगा। तो जो करेक्शन में एवरेजिंग का जो काम है और तेजी के बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का काम है, वो बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही सीमलेस तरीके से निवेशकों के लिए करता है। और इसीलिए हम ऐसे मानते हैं कि सभी तरीके के इन्वेस्टर, मानते ही नहीं, हमने देखा भी है, हमारे जो जितने भी निवेशक है बैलेंस एडवांटेज फंड में अक्रॉस द बोर्ड, HNI से लेकर छोटे से छोटे निवेशक, सभी लोगों के पोर्टफोलियो में बैलेंस एडवांटेज फंड एक बड़ा पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी का काम करता है। और आज के बाजार में हो या फिर तेजी के बाजार में हो और मंदी के बाजार में हो, आप कभी भी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। और अगर आपको SWP चाहिए, यानी कि आपको नियमित तौर पर कैश फ्लो चाहिए, तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के द्वारा भी बैलेंस एडवांटेज फंड के द्वारा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए और कैश फ्लो के लिए, तीनों ही के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए। बिल्कुल, तो वन स्टॉप सोल्यूशन तभी बैलेंस एडवांटेज फंड को कहा जाता है, जो कि बड़े अच्छे से डिफाइन किया चिंतन ने। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद आर्बिट्राज फंड पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि क्या वजह है कि आर्बिट्राज फंड में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है
और जब हम एक टाइम पर देख रहे हैं कि डेट फंड्स की भी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो उसके आगे आर्बिट्राज फंड में कितना इन्वेस्टमेंट आगे और आ सकता है, इस पर डिस्कशन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम बात करें हाइब्रिड फंड्स की, क्यों इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और कैसे आपको करना चाहिए इन्वेस्ट ऐसे फंड्स में। हमारे साथ विकास पुरी है, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। यह सीनियर पार्टनर कंप्लीट सर्कल कैपिटल, चिंतन हारिया प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ICICI प्रू से हमारे साथ है आज इस चर्चा में शामिल। आर्बिट्राज की जरा बात करना अब जरूरी है कि आखिरकार आर्बिट्राज फंड में ऐसा क्या खास है जो लोगों का आकर्षण ये लगातार लेता जा रहा है। मैं विकास आपसे समझना चाहती हूँ, एक तो आर्बिट्राज फंड हो गया, हमने निवेश ट्रेंड को बढ़ते हुए देखा, हालांकि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा कम है, थोड़ा टैक्स का सीजन भी है। दूसरा ये भी कि HNIs की एक पसंदीदा एक जगह भी रहा है आर्बिट्राज फंड, छोटे टाइम के लिए पैसे पार्क करने का एक बेहतरीन विकल्प भी रहा है। कि यही कुछ क्या वजह है जिससे कि आर्बिट्राज फंड में पैसे काफी आए हैं? जी स्वाति, सो बेसिकली आर्बिट्राज फंड जो है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जैसे मान लीजिए अगर फिक्स डिपॉजिट में किसी का पैसा डला हुआ है, तो एक तो उनको पार्शियल विड्रॉल्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद टैक्सेशन भी उनका जो था वहां पे डेट का टैक्सेशन है, आर्बिट्राज आपको इक्विटी टैक्सेशन देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। जनरली मेजॉरिटी ऑफ फंड हाउसेज 15 दिन का लॉक इन रखते हैं या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का लॉक इन रखते हैं, तो उसके बाद उनको कोई एग्जिट लोड भी नहीं रखता। तो ये सब चीजें देखते हुए आर्बिट्राज फंड्स का जो आप देखेंगे ट्रैक्शन बहुत हाई था। और शॉर्ट टर्म पार्किंग, जैसा आपने बोला कि मेनी टाइम्स इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि यदि मुझे अभी मार्केट में उतना कंफर्ट लेवल नहीं है और मैं अपना एक पोर्टफोलियो जो सेफ पोर्टफोलियो रखना चाहता हूं, वो मैं आर्बिट्राज फंड में पार्क कर देता हूं। जनरली हमें ये सजेस्ट करते हैं कि 1 से 2 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, तो आर्बिट्राज फंड कैटेगरी जो होती है वो बहुत अच्छी कैटेगरी है फॉर द इन्वेस्टर्स। बट स्वाति, जस्ट आई वुड वांट टू ऐड कि एक इनकम आर्बिट्राज कैटेगरी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली, इसका भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आर्बिट्राज का कुछ पैसा जो 1 से 2 साल के लिए जो लोग रखना चाहते हैं, और स्पेशली 2 साल के लिए अगर रखना चाहते हैं, तो ये फंड ऑफ फंड कैटेगरी के थ्रू आया, जिसमें 2 साल के बाद उनको टैक्सेशन जो है वो इक्विटी की लगती है। तो इनकम आर्बिट्राज फंड जो है, ये एक नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसने भी काफी सारा जो लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बिकॉज 700-800 करोड़ के AUM से अब ये 3000 करोड़ के ऊपर आ चुका है। तो आर्बिट्राज फंड यदि किसी का टाइम होराइजन मान लीजिए एक साल के आसपास का है, तो आर्बिट्राज मेक्स मोर सेंस। और यदि कोई चाहते हैं कि मुझे सेफ पैसा डालना है, FD से लिटिल हायर अगर रिटर्न मिल जाए, तो इनकम आर्बिट्राज फंड जो है वो एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें पैसा पार्क किया जा सकता है। बट हाँ, उसमें अगर आपका 2 साल का टाइम होराइजन है और कोई आपका ऐसा गोल जो अगले 2-2.5 साल या 3 साल में आने वाला है, और अब आप रिस्की बेट नहीं लेना चाहते, इक्विटीज में एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, उस गोल को पूरा करने के लिए अगर आपको 2 साल का टाइम होराइजन है, आप पैसा पार्क करना चाहते हैं, तो इनकम आर्बिट्राज भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिसमें आप पैसा निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल, तो आर्बिट्राज फंड और इनकम आर्बिट्राज फंड, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी एक पसंदीदा विकल्प ज़रूर है। पर जिस तरीके से हम आगे अब लो इंटरेस्ट एरा को देख रहे हैं, चिंतन, ऐसे में डेट फंड में आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालिए या फिर आर्बिट्राज फंड में पैसे डालिए, तो एक चॉइस एक इन्वेस्टर कैसे बनाए? तो इन्वेस्टर के जो खुद के समीकरण है टैक्सेशन के, वो देखकर उसके मद्देनजर निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं आर्बिट्राज फंड में। जैसे कि विकास जी ने बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट है, तो निवेशकों को 20% पे लगता है, और अगर डेट फंड में निवेश करें तो मार्जिनल टैक्स पे लगता है, तो वो एक फायदा है। अगर हम कंपेयर करें रिटर्न्स की, तो अगर आर्बिट्राज फंड में रिटर्न्स पिछले 1-2-3 सालों में देखा जाए, तो वो डेट के मुकाबले टैक्स के बाद ज्यादा रहे, उसके कारण लोगों का रुझान आर्बिट्राज फंड की तरफ बढ़ रहा है। और आर्बिट्राज फंड, जैसे कि आप जानते हो, कैश मार्केट में खरीदकर वायदे बाजार में बेचकर जो स्प्रेड होता है, उससे रिटर्न बनता है ज्यादातर। और बॉयंट मार्केट में, यानी कि तेजी के बाजार में, आर्बिट्राज फंड में अच्छा रिटर्न बनता है। अगर बाजार साइडवेज या फिर मंदी का बाजार आया, तो शायद आर्बिट्राज फंड में उतना रिटर्न ना भी बने। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा पैसा आर्बिट्राज फंड्स में आ रहा है, तो उससे जो रिटर्न्स है वो भी डेफिनेटली थोड़े कम हो सकते हैं, और जो गैप है आर्बिट्राज फंड और डेट फंड के रिटर्न का, वो कम होते जाएगा। पर पिछले 2-3 सालों में और अभी भी ऐसा देखा गया है कि मार्केट की जो तेजी का माहौल रहा है, तो उसके कारण आर्बिट्राज फंड में रिटर्न अच्छा बना है। और जो इनकम प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी है, अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का निवेश है, तो उसमें इनकम प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी में 35 से 40% जो फंड ऑफ फंड का पैसा है, वो आर्बिट्राज फंड में
निवेश किया जाता है, और जो 60 से 65% 65 से 40% सॉरी 60 से 65% जो पैसा है वो किसी भी डेट फंड में निवेश किया जाता है। तो निवेशकों को डेट फंड और आर्बिट्राज फंड का जो समीकरण है अच्छा मिल जाता है। तो 2 साल से ज्यादा का आपके पास पैसा है तो इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। पर ज्यादातर लोगों के पास जो आर्बिट्राज में पार्क करते हैं समय की सीमा कम रहती है, तो उसके कारण आर्बिट्राज फंड का जो टैक्सेशन है, आर्बिट्राज फंड है, वो एक सही तरीका रहेगा निवेश करने के लिए। और वहां पर कोई इक्विटी का रिस्क नहीं होता, क्योंकि जो इक्विटी पोर्शन होता है फुल्ली हेज्ड होता है, पूरी तरह से हेज किया जाता है शॉर्ट फ्यूचर्स के द्वारा। तो इक्विटी टैक्सेशन का फायदा और डेट फंड के जैसे रिटर्न का फायदा आर्बिट्राज फंड में मिलने के कारण लोगों का रुझान काफी बढ़ रहा है और एक प्रिफर्ड चॉइस हो गया है निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए। एब्सोल्युटली। तो एक बार थोड़ा सा एक लास्ट कमेंट विकास मैं आपसे लेना चाहूंगी, अब क्योंकि ये फंड्स ऐसे हैं बाजार की वॉलेटिलिटी को अच्छे से राइड करते हैं, हाइब्रिड फंड्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स की रीसेंसी बायस जो होती है वो उनको फोर्स करती है ऐसे जगह पैसे डालने की जहां पर उनको ज़्यादा अच्छा रिटर्न बन के मिल रहा है। तो ज़्यादा ओवर एक्सपोज ना हो जाए तो क्या लिमिट सेट करें एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट की? तो देखिए स्वाति, 3 तरह के जो इन्वेस्टर्स हो गए, कंजर्वेटिव और मॉडरेट एंड एग्रेसिव। सो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही, मान लीजिए 20 से 25% के ऊपर उनको एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मॉडरेट इन्वेस्टर है तो वो अपना जो हाइब्रिड का पोर्शन है वो हो सकता है दे कैन डू इट लाइक 40-60, लाइक 60 इन इक्विटीज एंड 40 इन हाइब्रिड फंड्स, और इवन 50-50, बिकॉज एंड ऑफ द डे हाइब्रिड फंड्स में भी इक्विटी का एक्सपोजर होगा। सो प्रोबेबली अ 50-50 कॉम्बिनेशन इज अ बेटर कॉम्बिनेशन। और यदि कोई बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं तो उनको अपना जब इक्विटी का कंपोनेंट बहुत कम करना है और ना के बराबर अगर वो चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उनको इक्विटी कंपोनेंट चाहिए, इन दैट सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ लार्ज कैप, तो वहां पे आपका जो एक्सपोजर है इन हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज एंड मल्टी एसेट फंड कैन गो एज हाई एज 60 to 70%। रिमेनिंग कैन बी इक्विटी म्यूचुअल फंड, दैट टू ऑन द, जैसे लार्ज कैप फंड हो गए, इस तरह की जो फंड कैटेगरी होगी उसमें, या डिविडेंड यील्ड फंड्स की जो कैटेगरी होती है वहां पे लेने। तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि आप अपना जो एलोकेशन है अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए आप उसका एलोकेशन 25% या 40 से 50% या इवन 60 to 70% तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट की, क्या बनाएं, कैसे इन्वेस्ट करें और क्या खासियत रह सकती है ऐसे किसी भी मल्टी एसेट एलोकेशन या फिर किसी दूसरे फंड की, बैलेंस एडवांटेज फंड की आपके पोर्टफोलियो के लिए। इस पर चर्चा करने के लिए चिंतन और विकास, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।